आज का हमारा जो प्ले है वो स्ट्राइफ है। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में इसकी एक आउटलाइन स्टोरी आपको बताई थी, आज हम पॉइंट टू पॉइंट मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे, एक एक करेक्टर की बात करेंगे और लाइन टू लाइन मतलब पूरे प्ले को कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट, क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो एक वीडियो इसकी मैं आज बना दूंगा और एक सेकंड वीडियो जो रहेगी वो इसकी नेक्स्ट टाइम बनाते हैं, कल आपको कराऊंगा कंप्लीट करा करके। तो स्टोरी मैंने इसकी करा दी है। जिन बच्चों ने स्टोरी कंप्लीट नहीं करी है वो इससे पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने गर्ल्स वर्दी का जो स्ट्राइप प्ले है जो 3 एक्ट में है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो स्ट्राइप की बात करेंगे। स्ट्राइप का मतलब एक संघर्ष होता है और यहाँ संघर्ष देखने को मिला है। जो मिल ऑनर्स है, जो डायरेक्टर है कंपनी के, एक तरफ डायरेक्टर्स है और दूसरी तरफ जो वर्कर्स है जिन्होंने हड़ताल की हुई है पूरी कंपनी में, वो वर्कर्स है। तो वर्कर्स के और कैपिटलिस्ट और लेबरर, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, और एक लड़ाई भी क्या है कि अपने हितों की लड़ाई है। इसको तो जो वर्कर्स है वो अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पूरी वेजेस, जो एक उनका मानना ये है कि जो हम काम करते हैं हमें मजदूरी प्रॉपर नहीं मिल पा रही, जो होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो हमारे हितों को कहीं ना कहीं हमारे जो हित है, जो हमारी जॉब का जो हमें मिलना चाहिए, जो जिस तरीके से हम जॉब करते हैं, तो जितने पैसे हमें मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। और भी कई सारी मांगों को लेकर ये हड़ताल की गई है। तो किस तरीके से हड़ताल स्टार्ट होती है बाद में चल करके, वो हड़ताल टूटती भी है तो वो किन कंडीशन पे आके टूटती है, और दोनों तरफ एक एक लीडर भी है जो आ, बिल्कुल मतलब वो ध्यान भी नहीं दे रहे वर्कर्स पे। जो वर्कर का लीडर रॉबर्ट्स है, वो इस बात को मतलब उसने भी एक ठानी हुई है कि मुझे ये लड़ाई हर हालत में जीतनी है। और एक तरफ ऑनर्स है, उनका लीडर है या उनका जो चेयरमैन है, वो जॉन एंथोनी है, उसे भी ये लड़ाई बिल्कुल मतलब जीतनी है। तो दोनों की जिद सामने है और आखिरकार दोनों ही इग्नोर कर दिए जाते हैं लास्ट में। तो हम इसकी बात करेंगे। स्ट्राइफ एक 3 एक्ट प्ले है बाय द इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। 3 एक्ट प्ले है। गाल्सवर्दी मोस्टली 3 एक्ट प्ले लिखता है। जो 4 एक्ट प्ले इसका जस्टिस था, मैंने उसे पढ़ाया था। अब से पहले मैं आपको 2 प्ले करा चुका हूं। मैंने सिल्वर बॉक्स कराया था, जस्टिस कराया था। सिल्वर बॉक्स 1906 में लिखा गया था। 1907 में एक जोए प्ले लिखा है जो फेल रहा। इसका गाल्सवर्दी का मतलब कोई ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाया। लेकिन 8 को अगर छोड़ दे, 1908 को, तो 1909 में स्ट्राइफ लिखा है 1909 में। और 1910 में, 1910 में जस्टिस लिखा है। दोनों ही प्ले बड़े फेमस हुए हैं। तो स्ट्राइफ बहुत फेमस प्ले है। ये गाल्सवर्दी ने, क्योंकि वो प्रॉब्लम प्ले लिखा करता था, तो उसने बिल्कुल करंट प्रॉब्लम जो चल रही थी और वो दिखाई है। जैसे अगर हम जस्टिस और द सिल्वर बॉक्स की बात करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम है कि किस तरीके से गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। और वो जुडिशरी में भी है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, समाज में भी है। तो वो देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल दूसरी तरह की कहानी है। और कहानी भी क्या है कि मेन दिखाया गया कि किस तरह वर्कर्स और जो ओनर है कंपनी के, उनके बीच में भी हमेशा ऐसा कंपनियों में देखने को मिलता था, हड़ताल होती रहती थी। तो गाल्सवर्दी ने उन्हीं चीजों को देखते हुए इस प्ले को लिखा है और बताया है कि किस तरीके से जो लीडर होते हैं वो गुमराह कर देते हैं अपने नीचे वालों को। और बात बन जानी चाहिए एक मीडिएटर की, लेकिन अड़िग हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि भाई हमें यही काम करना है, और उससे खामियाजा भुगतना पड़ता है दूसरे व्यक्ति को। तो 3 एक्ट प्ले है और लिखा है गाल्सवर्दी ने। द स्ट्राइप 1909 में आया था। वाज गाल्सवर्दी थर्ड प्ले, अगर देखे तो ये तीसरा प्ले है। और इससे पहले 2 प्ले कौन कौन से आए थे? सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। जोए आया था 1907 में, जो फेल हो गया था। और इसके 1909 के स्ट्राइप के बाद आया था जस्टिस। जस्टिस और सिल्वर बॉक्स मैं दोनों आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो वीडियो देख लेना। द स्ट्राइफ है 1909 में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो ये भी काफी सक्सेसफुल प्ले रहा। और गाल्सवर्दी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। स्ट्राइव फॉर जस्टिस कंप्लीट करने के बाद में एक ड्रामेटिस्ट के रूप में गाल्सवर्दी को अब जाना जा रहा था, न केवल इंग्लैंड में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब फेमस गाल्सवर्दी हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में भी इसके प्ले बहुत ज्यादा सक्सेस रहे थे। वहां पे भी इसने इन्हें सबको
परफॉर्म कराया है। द स्ट्राइफ वाज द मोस्ट सक्सेसफुल, ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्ले हुआ था स्ट्राइफ। दिस प्ले वाज रिजेक्टेड बाय मैनी थिएटर्स, स्टार्टिंग में तो इसकी कहानी को देख करके बहुत सारे थिएटर वालों ने मना ही कर दिया था, बट एट लास्ट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1909 में लंदन में एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। ये थिएटर एक ऐसा थिएटर था, गाल्सवर्दी के ज्यादातर प्लेस थिएटर में परफॉर्म किए गए हैं। तो 1909 में लंदन में ये जो ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर है, इस थिएटर में इसे परफॉर्म किया गया, मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया था। हियर दिस प्ले बिकेम सुपर हिट, और ये बहुत ही हिट रहा। आफ्टर इट दिस प्ले वाज परफॉर्म्ड इन ए न्यू थिएटर इन न्यूयॉर्क अमेरिका। तो अमेरिका में इससे पहले भी अगर हम बात करें, जस्टिस की बात करें, अमेरिका में मतलब इसके प्ले बहुत ज्यादा चला करते थे गाल्सवर्दी के। और गाल्सवर्दी अमेरिका, क्योंकि ये पहले से ही आपको जब मैंने इसकी बायोग्राफी बताई थी तो मैंने बताया था कि इसने किस तरीके से 3 साल तक तो इसने विजिट ही करे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, बहुत जगह मतलब ये गया है। और मतलब काफी आदी हो चुका था, वो एक अलग बात थी, बैरिस्टर की इसने डिग्री ले ली थी 1899 में। मैंने आपको बताया था कि पूरी स्कूलिंग इसने पूरा लॉ की डिग्री सब कंप्लीट करने के बाद, और 90 में इसने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई मैं ये वकील वाला काम, जो लॉयर वाला काम, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बार बार की जो मीटिंग हुई थी वहां पे बिल्कुल भी नहीं गया था। और उसके बाद में 90 से 91, 92, 93 ये 3 साल उसने विजिट किया। और 93 में 1893 में 1893 में इसे जोसेफ कॉनराड, जो उसका मित्र बना, जो पॉलिश मतलब पोलैंड का है, और वो भी एक राइटर है, हार्ट ऑफ डिकेंस डार्कनेस उसने लिखी हुई है। और उसका नोवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनरेड वो बहुत बढ़िया फ्रेंड था, और अपने इस फ्रेंड को भी इसने, जब ये सिल्वर ये जो प्ले स्ट्राइफ लिखा था, तो इसे करेक्शन करने के लिए, जब तक ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में करेक्शन करने के लिए अपने फ्रेंड के पास भेजा था कि भाई आप देख लो इसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो इतना पक्का इसका बिल्कुल क्लोज फ्रेंड था जोसेफ कॉनरेड। तो अमेरिका में भी मतलब ये काफी, और वहां पे बड़ा फेमस हुआ ये प्ले, और लिखा गया था अमेरिका में, मतलब जाकर के इसे परफॉर्म भी किया गया। आफ्टर राइटिंग दिस प्ले, गाल्सवर्दी ने जो इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जो लिखा हुआ था इस प्ले के बारे में, तो वो भेज दी थी टू हिज फ्रेंड्स फॉर कमेंट, और कमेंट्स के लिए अपने दोस्तों को भेजी थी। 2 दोस्त थे इंक्लूडिंग, जिसमें एडवर्ड गार्नेट और जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड की मैंने अभी आपको बात बताई है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड में आता है जोसेफ कॉनरेड। जो पेन क्लब था वहां पर भी जोसेफ कॉनरेड था, जिसका प्रेसिडेंट हुआ था गाल्सवर्दी। मैंने आपको इसकी बायोग्राफी वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पेन क्लब का प्रेसिडेंट गाल्सवर्दी को बनाया गया था, और लास्ट तक ये उसमें रहा था। 1932 में जब जाकर के इसने उस पद से रिजाइन कर दिया था, 33 में इसकी मौत ही हो जाती है। तो क्योंकि बीमार चल रहा था बहुत ज्यादा, तो तब इसने ये लिखा था। तो आपको इसमें मतलब अगर हम बात करें कि गाल्सवर्दी ने टोटल, अगर इसके देखें तो प्ले में दिखाया है कि किस तरीके से 2 धड़ों में पूरे प्ले बांट दिया गया है। एक तरफ वर्कर है, दूसरी तरफ ओनर है। इन दिस प्ले देर इज ए प्रोलॉन्ग्ड अनऑफिशियल स्ट्राइक चल रही है। प्रोलॉन्ग्ड होती है लंबी खिंची हुई, अनऑफिशियल कोई ऑफिशियल तो होती नहीं है, स्ट्राइक तो यूं ही कर दी जाती है। और फैक्ट्री में एक स्ट्राइक है, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत लंबी स्ट्राइक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ चली आ रही है इस प्ले में। और जब हम इस प्ले की स्टार्टिंग करते हैं तो ये 7 फरवरी में स्टार्ट होता है, मतलब जो इसकी स्टार्टिंग है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये अंडरवुड का जो परिवार है वहां पे स्टार्ट होता है। अंडरवुड दामाद है जॉन एंथोनी का, तो वो मैंने कहानी में आपको बिल्कुल क्लियर करके बताया भी था। तो ये जो प्ले है ये एक बहुत लंबी चल गई थी। अक्टूबर से कहाँ जाकर के ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और इतने 4-5 महीने से स्ट्राइक को हो गया। 7 फरवरी का दिन है, और मीटिंग हो रही थी डायरेक्टर्स की, सारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए काफी डायरेक्टर्स उसमें मतलब शेयर होल्डर होते हैं, तो सभी मालिक होते हैं, किसी का छोटा हिस्सा होता है, किसी का बड़ा हिस्सा होता है। जॉन एंथोनी इसमें चेयरमैन है, जो सभी ने चुन करके बनाया था। 32 साल से वो इस कंपनी का चेयरमैन है, और बहुत ही पुराने ख्यालात वाला है, और अपनी बात पे अड़िग रहने वाला है। गाल्सवर्दी का जो ये प्ले है स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर्स डिस्प्यूट, मतलब यहाँ ये जो प्ले स्ट्राइफ है, इसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर
लेबर का डिस्प्यूट है, मतलब पूरा जो इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो लेबर क्लास के जो व्यक्ति है उनका डिस्प्यूट है, और वो किस चीज से डिस्प्यूट है, उनकी मांगों को लेकर के अपने ओनर्स के प्रति है। और इनका भी एक अलग लीडर है, और जो डायरेक्टर्स है उनका भी लीडर है। तो उनका लीडर तो उनका चेयरमैन ही है, जॉन एंथोनी। और जो वर्कर्स है इनका लीडर है डेविड रॉबर्ट्स। तो डेविड रॉबर्ट्स का बड़ा किरदार इसमें है। पूरा प्ले जब घूमता है तो रॉबर्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि उसी ने सारे वर्कर्स का जो लीड कर रहा है, पूरी इस स्ट्राइक को जो लीड कर रहा है वो डेविड रॉबर्ट्स है। द थीम ऑफ दिस प्ले इज द स्ट्राइक बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर। अगर हम इसकी थीम की बात करें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस प्ले की थीम है, एक स्ट्राइफ है, एक संघर्ष है। और किस किस के बीच में, एक तरफ कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, मतलब मालिक है मिल के। और दूसरी तरफ लेबर, मतलब ये वर्कर है, जो अपनी स्ट्राइक करके अपने हितों की मांग कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इन दिस अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स लाइज ए ट्रेजिक डिजास्टर। ये जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट है ना, अफेयर अफेयर माने ये मामला, जो स्ट्राइक वाला मामला है, जो अनकॉम्प्रोमाइज है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, इसमें पड़ा है एक ट्रेजिक डिजास्टर। मतलब ये एक बड़ा दुखदाई विनाश है, और यही ले जाता है। जो रॉबर्ट्स की जो वाइफ है वो भी, मतलब बीच प्ले में आप देखने को मिलेगा कि वो भी खत्म हो जाती है। वो बीमार चल रही थी, पैसों की तंगी थी, खाने की भुखमरी फैल रही थी, और इस तरीके से वो मर जाती है। तो ये डिसास्टर भी लाता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो स्टेट है अफेयर्स की। द कंपनी डायरेक्टर्स आर वरीड। जो जितने भी डायरेक्टर है, बहुत सारे इसमें डायरेक्टर है, और यहाँ तक कि इसमें खुद जॉन एंथोनी का जो बेटा है एडगर एंथोनी, वो भी डायरेक्टर है इस कंपनी का। लेकिन वो वर्कर्स के पक्ष में है। भाई इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए हमें। लेकिन अगर उसके बाप की बात करें, पिता की बात करें, जॉन एंथोनी की जो जो मेन चेयरमैन है इस पूरी फर्म का, पूरे मिल का, उसका मानना है कि मुझे 32 साल हो गए और मैंने 4 स्ट्राइक इस तरीके की पहले भी हुई है, मैंने सब तोड़ दी थी, और इस 5वीं स्ट्राइक को भी तोड़ूंगा। आप थोड़े सब्र करें, थोड़ा पेशेंस रखें, सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा हम चाह रहे हैं। द कंपनी डायरेक्टर्स आर वरीड अबाउट द फोर्थ कमिंग कंडीशन ऑफ कंपनी। कंपनी की हालत भी बड़ी बदतर चल रही थी, क्योंकि माल प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा था। और अगर दूसरी तरफ देखें वर्कर्स की हालत भी, क्योंकि वो भी इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी भी बड़ी बहुत ज्यादा वर्स हो रही थी। और कंपनी की भी, मतलब एक जो रेपुटेशन है वो गिरती जा रही थी। और कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति जो कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं जो माल खरीदते हैं बेचते हैं, उनकी नजरों में भी कंपनी जो है वो नीचे को गिरती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर हैं, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय था कि भाई इस तरीके से तो हमारा जो कंपनी की एक रेपो है वो बिल्कुल गिर जाएगी। तो इस बात को लेकर के सभी बहुत ही ज्यादा चिंतित है, और अपनी इस तरीके की मीटिंग ये रखते भी है कि भाई हमें किसी भी तरीके से इस कार्य को कर लेना चाहिए। तो ये मीटिंग भी, मतलब इन्होंने इसी तरीके से ये मीटिंग रखी भी है। तो यहाँ पर देखते हैं, द वर्कर्स आर आल्सो वरीड अबाउट देयर लिवलीहुड। अगर 12 नंबर क्वेश्चन देखें, तो वर्कर जो है वो भी चिंतित है, और जो मालिक है वो भी चिंतित है। मालिक अपनी रेपुटेशन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है कि भाई कंपनी जो है, दूसरे व्यक्ति हमारी कंपनी में अब आना भी पसंद नहीं करेंगे, यहाँ से जो माल है उसे लेना पसंद नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो वो दुखी है, और वर्कर इसलिए परेशान है क्योंकि देखो, वर्कर का तो 1 महीने की सैलरी भी अगर रुक जाती है तो उसकी भी दिक्कतें होती है। द वर्कर्स आर आल्सो वरीड अबाउट देयर लिवलीहुड। जीविका कैसे चलेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतने महीने हो गए कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स भी बहुत ज्यादा परेशान वाली स्थिति थी। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हर इंसान ये सोचता है भाई चलो थोड़ा सा रुक जाए, क्या पता सामने वाला टूट जाए। वो सोचता है क्या पता सामने वाला टूट जाए। अब ऐसे ही चल रहा था दोनों तरफ, और बिल्कुल स्ट्राइक का एंड की तरफ को था। तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो स्ट्राइक के एंड की तरफ को, मतलब एंड होने ही वाला था, तभी होता है ये। और तभी एक 3 एक्ट में उसी समय के बारे में बता करके ये प्ले लिखा गया है। द फैक्ट्री वर्कर्स जो थे गो ऑन स्ट्राइक। वो तो स्ट्राइक पर ही थे, डिमांडिंग कर रहे थे बेटर वर्किंग कंडीशन एंड पे। उन्हें चाहिए था कि भाई हमें, अब उनकी डिमांड क्या थी कि एक बेटर वर्किंग कंडीशन, जो हम वर्क करते हैं उसकी जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए, जो वहाँ की व्यवस्था है।
और थोड़ा उनकी पे जो है, जो सैलरी है, वो भी बेटर हो जाए। ये कुछ डिमांड थी, तो वो डिमांड रखी जा रही थी। और ये भी था कि जॉन एंथोनी को भी हटा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहुत ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा वर्कर्स का अहित करता था। मतलब वो अपने कंपनी के ही फेवर में ज्यादा रहता था। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए भी ये बात मतलब दिमाग में ये रहती थी कि भाई किस तरीके से इन्हें दबाया जाए। तो उससे भी नाखुश थे जो वर्कर थे। बोथ, अब ये दोनों लीडर के नाम आपके सामने हैं। दोनों अहम रोल है दोनों का। एक का अपनी कंपनी को लेकर के, और दूसरा अपने वर्कर्स को लेकर के। दोनों लीडर है। डायरेक्टर्स का लीडर एंथोनी है, और जो वर्कर्स है, जो लेबर है, उनका जो लीडर है वो रॉबर्ट्स है। डेविड रॉबर्ट्स और जॉन एंथोनी। बोथ एंथोनी और रॉबर्ट्स दोनों का विश्वास है कि फ्यूचर जो है ना, एंटायर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम इज एट स्टेक। दोनों ये सोचते थे कि जो भविष्य है एंटायर इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था का, और सोशल सिस्टम और सामाजिक व्यवस्था का, वो स्टेक पर लगा हुआ है, दांव पर लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर। तो इस स्ट्राइक पर एक दांव पे लगा हुआ है सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी कंपनी की हो गई, सोशल सिस्टम समाज, जो वर्कर्स है उनकी भी, सोशल प्रेस्टीज की भी बात है, और इकोनॉमिकल सब चीज दांव पे लगी हुई है। ऐसा मानना था दोनों ही लीडर का। अब जॉन एंथोनी जो है वो चेयरमैन है इस पूरे बोर्ड का। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसका चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है कि मान लिया 10-15 मालिक अगर किसी कंपनी में हो जाते हैं, किसी स्कूल में भी 8-8 10-10 मालिक हो जाते हैं, कहीं पर 20-20 भी हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो सब मिलकर के एक व्यक्ति को उसका चेयरमैन बना देते हैं। और जो चेयरमैन बनता है छोटे छोटे फैसले वो अपने उस पर ले लेता है। लेकिन जब कभी बड़ी बात हो जाती है तो फिर मीटिंग बैठती है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहते हैं। तो जब प्ले स्टार्ट होता है ये मीटिंग, जॉन एंथोनी का जो दामाद है, जो मैनेजर की पोस्ट पे है इसी कंपनी में, और जिसका नाम जो अंडरवुड के नाम से, फ्रांसिस अंडरवुड है उसका नाम, उसके घर पर, और जो उसका डाइनिंग रूम है, मतलब वहां पर ये मीटिंग होती है, पहली मीटिंग जो होती है, और प्ले के स्टार्टिंग में ही होती है। इस मीटिंग में जॉन एंथोनी सभी से ये कहता है कि भाई तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं इनकी स्ट्राइक को तोड़ दूंगा। मैंने 4 स्ट्राइक तोड़ी है, वो यहीं पे बोलता है। तो जॉन एंथोनी जो है वो चेयरमैन है इस बोर्ड का। 32 साल से चेयरमैन है तो ये। और 75 साल का, 75 ईयर ओल्ड, अब तो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है, लेकिन अपनी बातों पे बड़ा मजबूत रहता है। और दूसरों को मतलब एक तरीके से मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव है। बहुत रूढ़िवादी ख्यालों का है। जॉन एंथोनी इज एन ओल्ड कंजर्वेटिव बिजनेसमैन है। तो बहुत रूढ़िवाद, पुराना है ख्यालातों वाला। हु विल नेवर गो बिफोर वर्कर्स, जो कभी झुकेगा नहीं वर्कर के सामने। मतलब इसे ऐसा है कि ये इस चीज में कहते हैं ना, महारत हासिल है इसे। ये झुकेगा नहीं। इसके दिमाग में ये रहता है कि भाई ऐसा है, मैं इनकी मिट जो ये इनकी जो स्ट्राइक है ना, ऐसा आज इन्होंने अगर एक डिमांड करी और हमने मान ली, कल और 6 डिमांड आ जाएगी इनकी। तो ये चीज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, डिमांड तो इस तरीके से मानेंगे ही नहीं। द ट्रेड यूनियन एंड द कंपनी डायरेक्टर्स अटेम्प्ट टू रिसोल्व द अफेयर। ट्रेड यूनियन के बारे में भी आप समझ लो। जैसे एक ट्रेड यूनियन है, मतलब एक व्यापारियों की यूनियन है, जिसमें वर्कर्स और व्यापारी के हित को ध्यान में रखते हुए एक यूनियन बनाई गई है। उस यूनियन का काम होता है कि कभी भी, इसी कंपनी में नहीं, किसी भी कंपनी में अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो ये ट्रेड यूनियन पार्टिसिपेट करती है, बीच में मीडिएटर का मध्यस्थता कराती है। और यहाँ पे इस ट्रेड यूनियन का जो लीडर है वो है साइमन, साइमन हार्नेस। और आखिरकार उसी की जीत होती है अगर देखा जाए तो इस पूरे प्ले में। साइमन हार्नेस जो है वो अ, उसकी जो मांगे हैं वो भी उसने भी मांगे रखी है कि भाई ठीक है कर लो, लेकिन वो मीडिएटर वाली बात करता है, समझौते वाली, कॉम्प्रोमाइज वाली, कि भाई चलो 4 बातों में तुम हल्के पड़ जाओ, 2 बात इनकी मजबूत कर लो। इस तरीके से वो भी बात अपनी रखता है, और लास्ट में वो ही आखिरकार जीतता है अपनी बात में, और कॉम्प्रोमाइज करा करके स्ट्राइक को तुड़वा देता है। लेकिन जब तक वो इस काम को करता है उससे पहले वर्कर्स इसे रिजेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं रॉबर्ट्स को। और जो डायरेक्टर्स है वो इग्नोर कर देते हैं जॉन एंथोनी को। और लास्ट में दोनों के दोनों एक दूसरे के मुंह को देखते हैं और हंसते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि अब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, तुम्हें भी निकाल दिया मुझे भी निकाल दिया। जो लड़ाई लड़ रहे थे इतनी पुरानी, दोनों के हाथ कुछ नहीं लगता। द ट्रेड यूनियन एंड द कंपनी डायरेक्टर्स दोनों अटेम्प्ट करते हैं कि ये अफेयर, ये मामला जो चल रहा था स्ट्राइक वाला, ये रिजोल्व हो जाए, सुलझ जाए।
विच इज कॉजिंग हार्डशिप, जो कारण बना हुआ था हार्डशिप मतलब मुसीबत का, अमोंग द वर्कर्स फैमिली। भाई वर्कर्स की फैमिली, वो घर कैसे चलेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये बड़ा कारण था कि भाई वर्कर्स की फैमिली जो है वहां पर तो एक तरीके से स्टारवेशन समझो, आप भूखमरी सी हो रही थी। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। रॉबर्ट्स उनसे बार बार ये दिलासा दे रहा था कि भाई आप कुछ समय और दे दो, जब तुमने इतना दिया है अब तो बिल्कुल टूटने की कगार पर है कंपनी के जो डायरेक्टर। बात थी भी सच वैसे, लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसे मौके पे थे, मतलब उनके भी घरों में बड़ी दिक्कतें थी। तो कहीं आकर के साइमन ने दोनों मजबूरियों को देख करके और कॉम्प्रोमाइज करा दिया। देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी चेयरमैन। इस पूरे प्ले में हमें देखने को मिलता है, एक तरफ कंपनी का चेयरमैन है और दूसरी तरफ जो एंथोनी है, मतलब और दूसरी तरफ लीडर है, जो स्ट्राइक जो वर्कर का लीडर है वो है डेविड रॉबर्ट्स। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही हो गया कि एक तरफ वर्कर्स है और एक तरफ कंपनी के ओनर्स है। लेकिन कंपनी के बाकी के जो ओनर्स थे वो इतने भी रिजिड नहीं थे जैसा ये था। सभी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं वर्कर्स के हितों के बारे में भी सोच रहे थे कि चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। लेकिन अगर इसमें पूरे प्ले में देखें तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है, एक तरफ एंथोनी है एक तरफ रॉबर्ट्स है। दोनों का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटलिस्ट को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है जो रॉबर्ट्स है वो लेबरर को। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के विचारधाराओं का या दोनों का जो एक दूसरे की जो लीडरशिप है, दो अलग अलग मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से इनकी लड़ाई है वो हार जीत चली आ रही है। लेकिन दोनों ही हार जाते हैं और जीतता कौन है? जो साइमन है वो इनका कॉम्प्रोमाइज करा देता है। बाय दिस स्ट्राइक द कंपनी लूजेस द कस्टमर्स। अब इस स्ट्राइक से दोनों तरफ को ही नुकसान हो रहा था। भाई कंपनी के तो कस्टमर अब खत्म ही होते जा रहे थे, भाई जिन्होंने माल देना था, जिस कंपनी को देना था या जहां भी, तो वो सब खत्म होते जा रहे थे। इन पे डिमांड आती थी, ये उसे कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सारी मिल बंद थी। तो ये भी था, आपने कई मूवी में भी देखा होगा कि अगर वर्कर्स छोड़ देते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कतें आती है, या तो नए वर्कर लाने पड़ते हैं, वो भी ट्रेंड लाने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम तो उन्हें भी होती है। इसी तरीके से ये यूनियन चलती है, और यूनियन जो है वो ट्रेड यूनियन, वे कॉम्प्रोमाइज कराते थे इस चीज को। बाय दिस स्ट्राइक द कंपनी लूजेस द कस्टमर्स, खत्म हो रहे थे, एंड द शेयर्स गो डाउन। और कंपनी के जो शेयर है, शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको पता होगा, तो शेयर डाउन होना तो सीधी सीधी बात थी। एंड दीज थिंग्स ब्रिंग द कंपनी इनटू बैड सिचुएशन। और ये चीज जो थी कंपनी को एक बैड सिचुएशन में, मतलब बुरी अवस्था में ला रही थी। तो कुल मिला के कंपनी का भी एक तरीके से बुरा हाल था। लेकिन फिर भी देखो, वो पैसे वाले होते हैं, वो एक बार को झटका ले लेते हैं। गरीब व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सैलरी नहीं मिलती, 4-5 महीने से सैलरी भी नहीं थी और कोई जॉब भी नहीं थी, तो बड़ी दिक्कतें थी। द स्नोज दैट फॉल डाउन ड्यूरिंग द स्ट्राइक। अब स्नो तो बर्फ, मतलब ठंड का मौसम दिखाया गया पूरा जो है। भाई आप लगा लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हालांकि अ, जो ये कंट्री इंग्लैंड के अंदर तो मतलब ज्यादातर ठंडा ही माहौल रहता, लेकिन ये तो पूरा ठंड वाला सीजन था। ठंड में तो और भी दिक्कतें थी। जो स्नो थी दैट फॉल डाउन ड्यूरिंग द स्ट्राइक के समय, बर्फ बर्फबारी होती है। एंड आल्सो मेक द कंडीशन ऑफ द वर्कमैन वर्स। उससे तो और भी कंडीशन जो थी हड़ताल वालों की और बदली हो जाती है और बुरी हो जाती है। तो एक तरफ ठंड का पड़ना, स्नो का पड़ना, दूसरी तरफ मिल का ना चलना, बाहर बैठना, हड़ताल करना, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जो वर्कर थे। ऑल कंपनी डायरेक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे टू द कंजर्वेटिव थॉट्स ऑफ एंथोनी। जॉन एंथोनी के जो वो रूढ़िवादी विचार थे ना, जो इस तरीके की उसकी सोच थी कि अरे किसी को हमें एक कुछ नहीं मांग पूरी करनी है, हम अगर इनकी एक मांग पूरी कर दी ना तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे, फिर कल को दोबारा स्ट्राइक करेंगे, फिर तिवारे करेंगे। तो आज ही मतलब इसे बिल्कुल खत्म करनी है, स्ट्राइक को तो रखना ही नहीं है। तो उसके जो ये कंजर्वेटिव थॉट्स थे, उससे कंपनी के जो बाकी के डायरेक्टर्स थे, जिसमें खुद उसका बेटा भी था, एडगर एंथोनी नाम है, वो भी कंपनी का डायरेक्टर है। कोई भी मतलब बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था इस चीज से, सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था कि भाई जो जॉन एंथोनी जिस तरीके से, इतना भी मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। आप उनसे बात करो, थोड़ा कम ज्यादा करके फैसले कर लेने चाहिए, निपटा लेना चाहिए मैटर को। लेकिन कहीं भी जॉन एंथोनी झुकने को तैयार नहीं था। तो ये चीजें भी है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे इसी बात को लेकर के बाद में सब मीटिंग करते हैं और इसे हटाने की सोच लेते हैं। और ये बात पता लग जाती है
जॉन एंथोनी को, तो वो खुद ही रिजाइन देता है लास्ट में कि भाई मैं ही रिजाइन दे दूं, इससे पहले कि मुझे निकाले, इस उम्र में निकलूंगा अगर तो बड़ा भद्दा लगेगा। तो वो खुद ही रिजाइन दे देता है पोस्ट से। और तब उधर रॉबर्ट्स की नहीं सुनते वर्कर्स, और साइमन के थ्रू फैसला कर लेते हैं। तो दोनों, तभी तो इनका दोनों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो एक दूसरे से दोनों को जो इग्नोर करते हैं ना, उस चीज का भी ये देखने को मिला है कि भाई किस तरीके से दोनों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कतों में अगर हम देखें तो दोनों लास्ट में आकर के किसी को कुछ हासिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। डेविड रॉबर्ट्स जो लीडर है वर्कर्स की तरफ से, इज द पैशनेट स्ट्राइक लीडर। वो बड़ा उत्तेजित, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड वाला और स्ट्राइक लीडर है। तो स्ट्राइक का जो लीडर है, इसका देखो ऐसा व्यक्ति है, इसकी जो वाइफ है वो भी खत्म हो जाती है। मतलब वो बीमार चल रही थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी उसे। तो उस पे केयर नहीं कर रहा था, ये स्ट्राइक में लगा हुआ था। उधर खाने की दिक्कत थी, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम में, मतलब इसी की भेंट चढ़ती है इस स्ट्राइक की। और ये बात डायरेक्टर्स जो थे कंपनी वाले, जब उन्हें पता लगता है इस खबर के बारे में कि रॉबर्ट्स की जो वाइफ है वो मर चुकी है, एनी रॉबर्ट्स, तो उन्हें भी बड़ा मतलब धक्का लगता है। और वो भी सोचते हैं कि, और खासकर जॉन एंथोनी का बेटा, जब उसे पता लगता है इस बात का, तो वो कहता है कि भाई एक तरीके से हमने ही मारा है उसे। मतलब ऐसे सोच आ जाती है फिर। तो वो डेविड रॉबर्ट्स जो है वो पैशनेट स्ट्राइक लीडर है। जॉन एंथोनी चेयरमैन है। ये कंपनी का नाम है, ये नाम पूछा जाता है एक बार, इस क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिनार्थ टिन प्लेट वर्क, ये पूरी उस कंपनी है जो कि आपके वेल्स और इंग्लैंड के बॉर्डर पर है। तो बॉर्डर पर है वेल्स, मतलब अगर इंग्लैंड और वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये चार पार्ट से भाई जो यूनाइटेड किंगडम था वो चार पार्ट में बट गया था। तो यूनाइटेड किंगडम चार पार्ट कौन से, जब ब्रिटेन कह सकते हो आप, ब्रिटेन चार भाग हुए थे उसके। चार में एक इंग्लैंड है, एक वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है। तो इंग्लैंड और वेल्स, इनका जो बॉर्डर है वहां पे है ये कंपनी। ये भी पूछ ले आता है क्वेश्चन, तो ये लिखा हुआ मिलेगा खैर आपको, अच्छा इसी में ये लिखा हुआ। तो ये त्रिनार्थ द टिन प्लेट जो वर्क कंपनी है, विच वाज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर ये कंपनी सिचुएटेड है। तो त्रिनार्थ टिन प्लेट वर्क्स, ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है। दिस प्ले इज बेस्ड अराउंड द स्ट्राइक एक्ट। पूरा प्ले स्ट्राइक पर है। देखो कभी कभी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्राइक और स्ट्राइक। अब पूरे प्ले जब जिस जो कहानी इसकी पढ़ लेगा, उसके दिमाग में स्ट्राइक ही चलती रहेगी, हड़ताल। और लेकिन प्ले का नाम स्ट्राइफ है, इसलिए तो इसका नाम स्ट्राइक ही रख देते, ऐसा भी आता है। तो स्ट्राइफ का मतलब भी संघर्ष है। यहाँ संघर्ष है दोनों लीडर्स का, वे दोनों का स्ट्राइफ, दोनों का संघर्ष, और दोनों ही फिर बाद में हारते हैं, मतलब एक तरीके से। दिस प्ले इज बेस्ड अराउंड द स्ट्राइक, जो वो हड़ताल है, एट द त्रिनार्थ चिन प्लेट वर्क्स में जो हड़ताल है उसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा प्ले घूमता है। स्ट्राइक स्टार्ट होती है अक्टूबर के महीने में, ये भी ध्यान रख लेना। पूरा ठंड का जो समय है सारा निकला है इसमें। और इट इज नाउ February 7, 7 फरवरी का टाइम है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले। जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो 7 फरवरी है। और 7 फरवरी में एक मीटिंग रखी गई है अंडरवुड के यहाँ पर, जो मैनेजर है कंपनी का, या जो दामाद है जॉन एंथोनी का। ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, बड़े बड़े कैरेक्टर 6-7 ही है, तो नाम तो आपको ध्यान में रख ही लेना चाहिए। तो जॉन एंथोनी का बेटा एडगर एंथोनी, और एडगर एंथोनी की सिस्टर कह दो, या जॉन एंथोनी का बेटा, सॉरी दामाद कह दो, उसका नाम है फ्रांसिस अंडरवुड। और उसकी वाइफ एनिड अंडरवुड, जो एनिड एंथोनी के है, मतलब एंथोनी की बेटी है ना, तो एनिड अंडरवुड वो उसकी वाइफ है, मतलब बेटी है एंथोनी की। तो कुल मिलाकर के जो अंडरवुड है, जो मैनेजर है, उसके यहाँ पर मीटिंग होती है 7 फरवरी का टाइम। 7 फरवरी में ही मीटिंग है। और प्ले मतलब 1-2 दिन के उसमें ये खत्म होता है। द स्ट्राइक बिगेन, स्टार्ट होती है अक्टूबर में, और अब फरवरी आ गई है, 7 फरवरी का दिन है। स्ट्राइक डील्स डायरेक्टली विद द इश्यूज ऑफ वर्कर राइट्स फॉर बेटर कंडीशन। जो स्ट्राइक है वो डील करती है डायरेक्टली विद द इश्यूज ऑफ वर्कर राइट्स, वर्कर के जो अधिकार है उनका इशू है, बेटर कंडीशन करने के लिए कि भाई उनकी अच्छी कंडीशन हो। और बेटर कंडीशन करने के लिए वर्कर की जो कंडीशन है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड है या उनकी कोई व्यवस्था को लेकर के है, उसे बेटर बनाने के लिए ये स्ट्राइक है, मतलब ये हड़ताल है वर्कर की तरफ से। तो वो अपने हितों की मांग कर रहे हैं इसमें। द लो वेजेज इज ऑल्सो एन इशू ऑफ दिस स्ट्राइक।
ये तो होता ही है, जब कभी भी स्ट्राइक अगर आप वर्कर की देखोगे तो एक ये बात जरूर आएगी कि हमारी जो वेजेस है, मजदूरी है, वो कम है। तो हमारा इंक्रीमेंट करा जाए, हमारी सैलरी कुछ बढ़ाई जाए, तो ये वेजेस जो है, जो मजदूरी है, उसे कुछ बढ़ाया जाए। द प्ले स्टार्ट्स विद द गैदरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। प्ले स्टार्ट होता है, गैदरेशन है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो भी मिलके डायरेक्टर है, जो मालिक, डायरेक्टर सारे मालिक होते हैं, तो उन सब डायरेक्टर्स की एक मीटिंग है। तो ये मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड, जितना भी बोर्ड के डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड, और बोर्ड के जो डायरेक्टर्स वो सभी का नाम है जॉन एंथोनी, उसका चेयरमैन हो गया। और द प्ले स्टार्ट्स विद द गैदरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एट द अंडरवुड होम। तो अंडरवुड उसका दामाद हो गया ना, जॉन एंथोनी का, जो इसमें मैनेजर है। देयर वाज सम टॉक ऑफ कॉम्प्रोमाइज। वहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइज की बात को लेकर के सभी चिंतित है कि भाई ये स्ट्राइक कैसे रोकी जाए या कैसे खत्म की जाए। इसी मुद्दे को लेकर के मीटिंग है। लेकिन इस मीटिंग का भी कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि जॉन एंथोनी यहाँ पे अपने आप को बहुत आगे की बात करता है। अरे मैं सब तोड़वा दूंगा, इसे तुम बेफिक्र रहो, वो ऐसी ऐसी बात इसमें कर जाता है। तो कुल मिलाकर के ये मीटिंग होती है कि भाई ये वर्कर्स के किस तरीके से, मतलब इसे वर्कर्स को सेटिस्फाइड करा जाए। और ये मीटिंग इस बात को लेकर के ही थी कि हम कैसे इसे रोक सकते हैं, मतलब किस तरीके से इसे खत्म किया जाए। तो ये जो प्ले है, इसमें आज जो हमने बात करी वो, अभी इसका खैर फर्स्ट एक्ट ही चल रहा था। जो बाकी का प्ले है फिर काफी लेंथी हो जाता है, तो इसे मैं सेकंड, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कंप्लीट कराऊंगा इस प्ले को। तो कुल मिलाकर के प्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सक्सेसफुल भी रहा था गर्ल्स वर्दी का। तो गर्ल्स वर्दी को जो उसकी फेम है वो काफी स्प्रेड जो हुई है, वो जस्टिस को लेकर के और स्ट्राइफ को लेकर के हुई है। तो स्ट्राइफ एक बेहतरीन प्ले में आता है गर्ल्स वर्दी का। ये इसका फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा इस प्ले को।